हाय हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th बायोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1, वो है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। देखो, हमारे आसपास हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे ट्रीज़ हैं, रिवर्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, माउंटेन्स हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उनमें से कुछ लिविंग होती हैं और कुछ नॉन लिविंग होती हैं, है ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है? क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के? हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है? सोचिए ज़रा, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लाइफ है। अब लाइफ क्या चीज़ होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लाइफ से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेटा लाइफ का क्या डेफिनेशन है, हम कैसे लाइफ को डिफाइन करते हैं? देखो, एक्चुअल में लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा एग्जैक्ट डेफिनेशन ही नहीं है लाइफ को डिफाइन करने के लिए। फिर भी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल समझते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे मॉलिक्यूल्स। हाँ, कार्बन के मॉलिक्यूल कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। आप केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मॉलिक्यूल्स जुड़ करके कुछ नए मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कभी कुछ पुराने मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, उनसे कुछ और तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की केमिकल रिएक्शंस से ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, उनमें डेवलपमेंट होता है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, है ना। तो ये सब जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ बोल। तो चलिए लाइफ का हम डेफिनेशन लिखते हैं। सो वी कैन राइट लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, राइटिंग को इग्नोर करना। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट expresses itself through chemical reactions which leads to growth, development and रिप्रोडक्शन। और भी बहुत सारे प्रोसेस होती हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है, कुछ मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन है। वो मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उनकी रिएक्शन से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म है ना। तो यही लाइफ है। तो बेटा फाइनली हम ये कहेंगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप ध्यान देना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ग्रोथ करती है, ग्रोथ कराती है, डेवलपमेंट करती है एंड रिप्रोडक्शन कराती है। ये सब चीज़ें होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन का मॉलिक्यूल्स की हम लाइफ में डिफाइन करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हम जिनके हेल्प से हम ग्रोथ करते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, पूरा प्रोसेस हमारे अंदर चल रहा है मॉलिक्यूल्स का। वही क्या है, लाइफ है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है लाइफ।
है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ध्यान देना बेटा, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, मेटाबॉलिज्म में दिखाते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। So we can write the objects shows growth, development, reproduction, metabolism are called living beings, आर कॉल्ड लिविंग बींग्स। हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रिस्पायरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होती है, वो सब क्या होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उनमें लाइफ होती है। क्लियर है ना। तो चलिए फिर काम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके क्या क्या और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर और क्या क्या हो रहा है, कैसे हम खुद को अलाइव कहेंगे, वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान को बनाए रखिए, ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स ही काम आते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहले हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, देखो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनका डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, उनका एक फिक्स जो है डेफिनेट शेप होगा और क्या होगा, साइज होगा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो बेसिक यूनिट क्या होती है लाइफ की, सेल होती है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। सेल से तो बने सारे, हर एक चीज़ सेल से बनती है। तो सेल से क्या बनते हैं, जब सेल्स मिलती हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलती हैं तो फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उससे क्या बनता है, फिर एक इंडिविजुअल बनता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बनता है पूरा। आ रही बात समझ में। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गन्स का ग्रुप हो जाना, ऑर्गन्स के ग्रुप से फिर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो ये अभी पढ़ते हैं आगे इसको, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट की चलते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे भाई, रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी कि अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को तैयार करेंगे, ठीक है, फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन होगा। मेटाबॉलिज्म दिखाएंगे, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है अभी आपको समझाएंगे, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वो ग्रोथ करते हैं और उनमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करते हैं और उनमें डेवलपमेंट होता है ना। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान समझ रहे हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो एक ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो लाइफ स्पान होता है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पान होता है, कोई अमर नहीं है। हर एक चीज़ जो इस दुनिया में आई है ऑर्गेनिज्म, वो एक दिन डेड हो जाएगा। क्लियर है ना। और इसके अलावा कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मूवमेंट होता है, मूवमेंट्स, ठीक है, मूवमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, हम खुद मूवमेंट करते हैं, है ना। ये चीज़ें होती हैं, मूवमेंट्स हो गया। ग्रोथ हम लिख चुके हैं पहले ही। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं
होमियोस्टेसिस, ठीक है। होमियोस्टेसिस मतलब क्या होता है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट होगा, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है, ब्लड है, ब्लड का टेम्परेचर है, लिक्विड है, फ्लड है, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जो हमारा एक इन्वायरमेंट बना है उस पर बाहरी एटमॉस्फेयर का असर नहीं पड़ता, वो अंदर का एक अपना अलग सिस्टम चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं होमियोस्टेसिस बोलते हैं। इसकी आपको सारे करेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम आते हैं पहले अपने करेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो पहला हमने करेक्टरिस्टिक लिखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो था डेफिनेट शेप एंड साइज। डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, देखो कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनका एक डेफिनेट शेप होता है। हाथी का बच्चा हाथी के बराबर ही होगा, ठीक है, हाथी से 4 गुना बड़ा नहीं होता है। आ रही बात समझ में? अब जिस पेड़ से एक नया पेड़ बनेगा, किसी पेड़ से नया पेड़ बनता है, वो भी उसी का जैसा होता है, उसी शेप का होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक पहाड़ छोटा है, एक पहाड़ एवरेस्ट हो गया है ना, फर्क होता है ना। तो ये चीज़ होती है फिर, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डेफिनेट शेप होते हैं, एक जैसे शेप के होते हैं, उनका साइज भी नियरली क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर तरह के होते हैं, ज़्यादा बहुत डिफरेंस उनमें नहीं होता है। आ रही बात समझ में? हाँ, हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही होगा और बड़ा होकर हाथी के बराबर ही बनेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही डायनासोर बन गया हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उनके क्या होते हैं, डेफिनेट शेप एंड साइज होते हैं। तो वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, क्लियर है। तो भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शेप और साइज डेफिनेट होते हैं, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं मॉर्फस कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड मॉर्फस, ठीक है, MORPHOUS। सो दीज आर कॉल्ड मॉर्फस, तो इन्हें मॉर्फस कहते हैं। तो जो नॉन लिविंग होती हैं वो अमॉर्फस होती हैं, क्लियर है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा अमॉर्फस होते हैं, एंड दोज विच आर नॉन लिविंग दैट आर अमॉर्फस। चलिए, अब जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई, बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की, सेल है। सेल्स के मिलने से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। बोलो बनते हैं कि नहीं, बनते हैं ना, बिल्कुल बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन तैयार होते हैं, ऑर्गन बनते हैं। और बेटा जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तब एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से इंडिविजुअल बनता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक इंसान बनता है, एक जानवर बनता है, एक पेड़ बनता है, जो भी है मतलब वो तैयार होता है। आ रही बात समझ में? तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, तो देखो जो इंडिविजुअल है वो इतनी सारी चीज़ों के मिलने से बना, तो अपने आप में खुद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, तभी तो उसको हमने ऑर्गेनिज्म कहा। जो इंडिविजुअल आया उसको हमने क्या बोला, ऑर्गेनिज्म बोला। क्यों बोला ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इन सब चीज़ों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब चीज़ों से मिलते हुए बेटा तैयार होता है, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्लियर है ना? है। तो बोलो हो रहा है ना, बेहतरीन, आ रहा है मजा ना? तो ठीक है, आप ध्यान बना के रखिए, ध्यान यहाँ वहाँ ना करिए और फोकस करिए। अब इसके बाकी भी सब समझ में आपको आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, थ्योरेटिकल चल रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहीं से पकड़ में आते हैं, आप समझते हुए चलिए हर एक चीज़ को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं भाई, हाँ, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक और बात, मैं हर एक चीज़ को खुद लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे लिखना पसंद नहीं है ज़्यादा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके नोट्स बन जाएं, आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं और नोट करने के साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो क्लियर है बोलो? चलिए फिर अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, बेटा किसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन? सोचिए ज़रा, रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो देखो, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाना, है ना, एक अपने जैसे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, वही क्या है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो
वी कैन राइट फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल या फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या दिक्कत है, ऐसा लिख देते हैं, हमारी मर्जी भाई। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल या फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर काइंड, ऑफ सिमिलर काइंड, सेम तरह का एक नया प्राणी, एक नया जानवर, डायनासोर बना देना, मतलब है ना, तो वही क्या है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन देखो रिप्रोडक्शन लाइफ को डिफाइन नहीं करता है जनरली, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से क्या है कि यार जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं क्या वो जिंदा नहीं है, वो भी तो है ना जिंदा। तो जरूरी थोड़ी कि भाई धरती में आए तो जनसंख्या बढ़ाते जाएं, ठीक है भाई। कुछ लोगों का नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, कुछ एनिमल्स नहीं करते हैं, है ना। कुछ ऐसे ह्यूमन कपल्स भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, या जो डिसेबल हैं, है ना, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी होती हैं, चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन लाइफ को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है उसमें लाइफ नहीं है, क्लियर है ना। फिलहाल फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल या फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर काइंड, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बोलो क्लियर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज नॉन इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ या इंडिविजुअल। तो रिप्रोडक्शन इसेंशियल नहीं है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अब जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये होता है भाई सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सेक्सुअल एसेक्सुअल, ठीक है। तो दो तरह का है रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल, दूसरा क्या है असेक्सुअल। देखो सेक्सुअल का मतलब क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, मेल फीमेल, नर मादा, यानी कि दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वी कैन राइट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, उसमें मेल फीमेल दो अपोजिट ऑर्गेनिजम्स की, जिनमें अपोजिट सेक्स का ऑर्गेनिज्म है, उनकी जरूरत पड़ती है, आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म या टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें सिंगल पेरेंट भी बेटा रिप्रोडक्शन कर सकता है। सो वी कैन राइट इन दिस रिप्रोडक्शन, है ना, वी कैन राइट इन दिस रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। और जो सिंगल पेरेंट जो रिप्रोडक्शन करेगा ना, और जो न्यू तैयार होगा ऑर्गेनिज्म, वो उसी की क्या होगा, फोटोकॉपी होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। आई विश कि यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम अब जो न्यू टॉपिक लेने वाले हैं उस पर आप बहुत ध्यान देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। मुझे बहुत केमिस्ट्री की याद आ रही है ना, अब जो है केमिस्ट्री मुझे बहुत याद आ रही है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है मेटाबॉलिज्म। क्या है, मेटाबॉलिज्म। नाम तो बड़ा भयानक लग रहा है ना मेटाबॉलिज्म, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, ठीक है। देखो बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब भी हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की, तो बात करेंगे बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस की। तो बोलो आई ना केमिस्ट्री यहाँ पे। सो वी कैन राइट
all the chemical reactions, है ना, all the chemical reactions, all the chemical reactions taking place इन आवर बॉडी। ध्यान देना, हमारी बॉडी के अंदर, तुम्हारी भी बॉडी के अंदर भाई, हम तुम एक जैसे ही तो हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी comes under मेटाबॉलिज्म। ये है भैया मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी कम्स अंडर मेटाबॉलिज्म। ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं मेटाबॉलिज्म को हम, और करके हम कुछ और भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी भाई। इट इज सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, it is sum total of various बायोकेमिकल रिएक्शन। अब आप कहोगे सर आपने तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला दिया, क्या करें, मिलाना पड़ा, है ना। तो देखिए, इट इज़ सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, इट इज़ सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस occurring in a cell, occurring inside a cell, occurring in a cell। अब बेसिक यूनिट सेल है भाई, जो रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है, मतलब एक सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है ना। तो अब हाँ, ये है ना, ये बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन होती है। तुम्हारे अंदर जो रिएक्शन हो रही है, मेरे अंदर जो रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, वो क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन। हाँ बेटा, उसके अंदर भी ये रिएक्शन होती है, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ, तो ये क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट के अंदर होने वाली, कहीं पर भी जो जिंदा चीज़ें हैं, है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना, बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए, अब हम आ रहे हैं ना अपनी केमिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं, अपनी केमिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, हमने केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस ऐसी पढ़ी हैं जहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन माने यहाँ पर दो मॉलिक्यूल ना, माना ए और बी दो मॉलिक्यूल हैं, ये मिल करके एक न्यू मॉलिक्यूल बनाते हैं सी। तो इसको क्या बोला हमने, कॉम्बिनेशन बोला ना। यहाँ पे दो सब्सटेंस मिल करके एक सब्सटेंस बनाते हैं, तो बेटा ये तो हो गया कॉम्बिनेशन हो गया। और कहीं पर हमने ऐसा भी तो देखा कि भाई ए बी, एक सब्सटेंस है ए बी, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है, इससे बन जाता है ए और बी, अलग अलग हो जाते हैं। तो दो तरह की रिएक्शंस हो रही है ना, एक में कॉम्बिनेशन हो रहा है जहाँ पे मॉलिक्यूल जुड़कर एक नया मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है कि जहाँ पर मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो रिएक्शन तो दो तरह की हैं। तो सोचो फिर मेटाबॉलिज्म कितने तरह के होंगे, सोचिए सोचिए, सोचने में पैसे नहीं लगते लल्ला। तो भाई जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म भी दो तरह का होता है, ठीक है। बहुत सही पकड़े हैं, मेटाबॉलिज्म जो है सही पकड़े हैं। मेटाबॉलिज्म, क्या भयानक नाम दिए हैं। मेटाबॉलिज्म बेटा दो तरह का होता है। कितने तरह का, कितने तरह का, है ना। तो आप लिख सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। इमेजिन कर लो, मैंने लिख दिया मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। तो जो दो टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है एनाबॉलिज्म, एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म और एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्लियर है, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो भाई दो तरह के मेटाबॉलिज्म हमने यहाँ पढ़े, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म ये मत समझना कि भाई बिल्ली के अंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नाम है एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म। देखिए, अभी हमने आपको बताया ना, रिएक्शन दो तरह की होती हैं। एक में तो मॉलिक्यूल जुड़ करके नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और एक में क्या होता है कि भाई कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है ना। तो उसी तरह से केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर जो मेटाबॉलिज्म है उनको हमने दो क्लासेस में डिवाइड, है ना। तो बेटा जो एनाबॉलिज्म होता है ना, इसमें मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मॉलिक्यूल जुड़ते हैं बेटा, है ना, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो वी कैन राइट इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस, है ना, इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, है ना। वी कैन राइट इट इन्वॉल्व
सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी कि जो एनाबॉलिज्म है वहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करेंगे। यानी कि वी कैन ऑल्सो राइट, यानी कि दिस टाइप ऑफ एनाबॉलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट करना, यानी कंस्ट्रक्टिव एनाबॉलिज्म कहते हैं इसको, सॉरी कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, क्योंकि यहाँ पर भाई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, तो बेटा ऐसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका हम बहुत बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं ना, फोटोसिंथेसिस। ले फोटो खींचे मेरी फोटो, फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस। अब बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखो प्लांट्स है ना, जो प्लांट्स होते हैं ना वो एटमॉस्फेयर से CO2 खींचते हैं, है ना, रूट्स से वाटर आ जाता है, और भगवान की दी हुई क्या है, सनलाइट होती है ना, भगवान की दी हुई सनलाइट है, और प्लांट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, हो जाता है ना फॉर्मेशन फूड का, बनाने लग जाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट अपना फूड बनाने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है ना बेटा, अब आपको तो आता होगा, पता है ना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एनाबॉलिज्म के अंदर आ जाएगा, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है फोटोसिंथेसिस वाला, ये एनाबॉलिज्म होता है। क्यों, क्योंकि देखो CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बिगर मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, है ना, ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है, समझ लो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया फोटोसिंथेसिस। किसका एग्जाम्पल हो गया, फोटोसिंथेसिस, एनाबॉलिज्म का। ठीक है, एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेसिस। क्लियर है ना। तो भाई क्या था, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, CO2 लिया प्लांट्स ने एटमॉस्फेयर से, जड़ों से, रूट्स से H2O ले लिया, CO2 H2O, सनलाइट की प्रेजेंस है, क्लोरोफिल है उसके पास, बना दिया C6H12O6, बन गया फूड भैया। देखो देख, अब ध्यान देना, ये एनाबॉलिज्म हुआ, ये मॉलिक्यूल्स थे, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए कि नहीं हुए बेटा, CO2 H2O मिले ना, CO2 और H2O का कॉम्बिनेशन से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार होता है। हमने क्या लिखा था, इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, है कि नहीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इनसे तो कॉम्प्लेक्स ही है भाई, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है ना। स्ट्रक्चर बता पाऊंगा तो अभी डर जाओगे, तो हुआ ना कॉम्प्लेक्स। तो देखो फिर, इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स मिले और एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार हो गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो बोलो कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हुआ ना कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। क्लियर, बैलेंस आप कर लेना इसको भाई। अब जो दूसरा जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज कैटाबॉलिज्म। अब आप समझ गए होंगे भाई, जो जो चीज़ आप यहाँ पढ़े हैं वो उसका रिवर्स होगा, जो आप यहाँ पढ़ लिए हैं ये उसका यहाँ उल्टा होने वाला है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मॉलिक्यूल मिल रहे थे, यहाँ पे स्प्लिट होंगे, मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, है ना। तो इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। स्पेलिंग बड़ी ज़बरदस्त है यार, किसने बना दी बायोलॉजी के अंदर ऐसी स्पेलिंग। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। जो स्प्लिट होती है, मॉलिक्यूल टूटते हैं ना, एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो टूट रहा है, छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, तो इसे बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इट इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो ब्रेक डाउन रिएक्शन होती है, वहाँ मॉलिक्यूल टूटते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में। क्लियर है। इसका जो एग्जाम्पल है ना, हम बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देंगे, रिस्पायरेशन, डाइजेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब ये मत समझना कि रिस्पायरेशन माने बस हो गया पेट में हवा भर लिया, है, दैट इज़ नॉट रिस्पायरेशन। हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उसकी हेल्प से हमारे जो डाइजेस्टेड फूड में जो ग्लूकोज है, जो हम खाना खाते हैं ना, हमारे खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है, एक कंपोनेंट, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना बेटा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। देखो
ठीक है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही जो है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है, CO2H2O लिबरेट होते हैं। क्लियर है, क्लियर है। जगह तो भर गई है, कहाँ पे लिखूँ। तो कैटाबोलिज्म में क्या होता है भाई, इसमें डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है, मॉलिक्यूल टूटते हैं, इट इन्वॉल्व ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन रिएक्शन होती है यहाँ पर। ठीक है, रिस्पायरेशन हो गया इसका एग्जाम्पल, और डाइजेशन इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है, क्योंकि रिस्पायरेशन और डाइजेशन में क्या है कि भाई जनरली सेम सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं। मैं इस रिएक्शन को पे लिखना चाह रहा हूँ, मुझे जगह नहीं मिल रही, चलो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। ठीक है, देखो, खाकुजा बत्ती बुझा सो जा। ठीक है, हमने खाना खाया, उससे हमको क्या मिला, ग्लूकोज मिला, C6H12O6 मिला ग्लूकोज, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज मिला। हम जो है ब्रीदिंग में ऑक्सीजन खींच लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये डाइजेस्टेड फूड से हमें ग्लूकोज मिल गया, हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया हमने। अब क्या होगा कि भाई जो ग्लूकोज है, जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, आप ये मत देखो यहाँ दो मॉलिक्यूल, आप ये देखो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कुछ छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा। तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इससे बनेगा, हम इसको 6 कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमको ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन। तो बेटा ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये टूटेगा जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, इससे बनते हैं 6 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं इससे CO2 के। ठीक है, और बेटा 6 मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर वेपर के, H2O के मॉलिक्यूल बनते हैं 6, और प्लस साथ में 673 किलो कैलोरी का एनर्जी भी बनता है साथ में, समझे बात को। ये तो है वो चीज़, भट्टी बन रही है पेट में, एटॉमिक रिएक्टर है, समझ लो। ठीक है, तो 673 किलो कैलोरी की एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक बार ध्यान देना। ठीक है बेटा, जो हम रिस्पायरेशन में, ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन खींचते हैं ना, ठीक है, जो हम सांस लेने में जो ऑक्सीजन खींचते हैं, उस ऑक्सीजन में 21% ऑक्सीजन होती है हवा में। देखो, हम देखो, हम नाक से हवा खींचते हैं ना, ब्रीदिंग के लिए हवा खींचते हैं, तो जो हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसमें 21% तो ऑक्सीजन होती है, बाकी का अदर एयर होता है। ठीक है, और रिमेनिंग नहीं, रिमेनिंग नहीं, 0.03% तक लगभग क्या होती है उसमें, CO2 होती है। ठीक है, जो हम ब्रीदिंग में हवा खींचते हैं अंदर, उसमें 21% तो ऑक्सीजन होती है, और 0.03% क्या होती है बेटा, CO2 होती है। क्लियर हो गया ना, 20% ऑक्सीजन, 0.03% क्या होती है, CO2 होती है। और जो बाहर को एक्सेल करेंगे, जो बाहर को हम हवा छोड़ेंगे, जो हम ठीक है, नाक से जो बाहर को हम हवा छोड़ते हैं, उसमें भी लगभग 16% ऑक्सीजन ही रहती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 3.6% तक हो जाती है। ठीक है, इतना परसेंट CO2 हो जाती है। हाँ, ऑक्सीजन काफ़ी जा रही है बाहर को भी, 16% करीब आपका ऑक्सीजन निकल जाती है, और 3.6% उसमें CO2 बाहर को जाती है। क्लियर है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो, अक्सर हमसे कई लोग मिलते हैं, बोलते हैं, अरे बेटा तू तो बहुत बड़ा हो गया, तू तो कहीं लंबा हो गया, तू तो कहीं मोटा हो गया, तू तो बहुत बड़ा हो गया, है ना। तो हमारे मन में क्या आता है, क्या करें अंकल, कोई ऑप्शन नहीं था बड़े होने के अलावा, हम छोटे तो हो नहीं सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं। यानी कि ग्रोथ रिवर्सेबल नहीं होती है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो गया तो उसको हम छोटा कर देंगे। ठीक है, ग्रोथ एक डायरेक्शन में चलती है, ग्रोथ आगे चलती है, कभी भी ग्रोथ पीछे को नहीं होगी, यानी कि बड़ा हुआ आदमी छोटा नहीं होता है। आ रही बात समझ में। So we can write growth is permanent and irreversible change. So we can write growth is permanent and irreversible change. Growth जनरली लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है, लाइफ टाइम परमानेंटली। ठीक है, और इरिवर्सेबल चेंज होता है, ग्रोथ वापस जो है नहीं होती है। हालांकि ह्यूमंस में थोड़ा सा एक फिक्स टाइम तक ही रहती है, जैसे कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होता है। ठीक है, उसके बाद खाली सेल्स नहीं बनती रहती हैं, पुरानी सेल्स जाती रहती हैं, तो एक रिप्लेसमेंट चलता है सेल्स के अंदर, बाकी ग्रोथ जो है एक वो तक ही होती है। वरना हम भी पेड़ जितने लंबे हो जाते हैं ना अभी तक, समझे, है ना, मोटे होते होते कहीं मोटे हो जाते, और लंबे होते होते कहीं लंबे हो जाते, है ना, ऐसा नहीं होता। एक लाइफ टाइम, एक फिक्स लाइफ स्पान तक ही हमारी जो है लाइफ, एक फिक्स एज तक ही हमारी ग्रोथ होती है ना बेटा। तो हम लिख सकते हैं, इन प्लांट्स ग्रोथ, ठीक है, इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूस,
थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि एक प्लांट के अंदर लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है, लेकिन इन एनिमल्स में, है ना, इन एनिमल्स ग्रोथ अकर्स अप टू सर्टेन एज, ठीक है। लेकिन बेटा एनिमल्स के अंदर एक सर्टेन एज तक ही जो है ग्रोथ होती है ना, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, छिपकली भी डायनासोर बन जाती है ना मरने तक, ठीक है, और हम हल्क बन जाते। बोलो बनते नहीं बनते, फिर एक फिक्स एज के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। जब ग्रोथ होती है तो उसमें क्या होता है ना, जो ग्रोथ होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एन ऑर्गन या ऑर्गेनाइजेशन होल ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन राइट एन ऑर्गन या होल ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनाइजेशन shows increase in मास, ठीक है, मास। नंबर 2, नंबर 3 ड्राई वेट। देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है ना, ग्रोथ में कोई ऑर्गन है ना, वो ऑर्गन बड़ा होता जाएगा, उस ऑर्गन का मास बढ़ता जाता है, उस ऑर्गन में और कुछ नए ऑर्गन्स भी हो जाते हैं बाद में, है, नए ऑर्गन्स आ जाते हैं, और कुछ जो वेट होता है सेल्स का या ऑर्गन का, वो वेट क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है, ड्राई वेट ऑर्गन के अंदर, ठीक। तो ये हो गया फिर, है ना, तो ऑर्गन, ठीक है, डेवलपमेंट के जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि ऑर्गन का मास ज़्यादा हो जाता है, ऑर्गन्स के नंबर बढ़ जाते हैं, है ना, ऑर्गन्स का वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो होता कैसे है, देखो सेल, जो हमारी सेल है ना, बेसिक यूनिट जो होती है ना सेल के अंदर, ठीक है, सिंथेसिस होता है, वी कैन राइट ड्यू टू, ठीक है, वी कैन राइट ड्यू टू सिंथेसिस, ठीक है, ड्यू टू सिंथेसिस इन प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। देखो ध्यान देना, ग्रोथ क्यों होती है, ग्रोथ होती है प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस के बनने से। प्रोटोप्लाज्मिक क्या होते हैं भाई, सेल के अंदर के सब्सटेंसेस को प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। जो सेल के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं, सेल के अंदर जो बनता है, ठीक है, जो सेल के अंदर है वो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस होते हैं, और जो सेल के बाहर है उसे एपोप्लाज्मिक कहेंगे। ध्यान देना, दो तरह के जहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, सिंथेसिस, एक प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस बनेगा सेल के अंदर और एपोप्लाज्मिक बनेगा सेल के बाहर बनता है। तो सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ें बनती हैं, तो इस वजह से जो है ग्रोथ होती है। तो अब ध्यान देना, सेल के अंदर के सब्सटेंसेस को प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस कहेंगे, और सेल के बाहर जो सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। जैसे सेल वाल होती है ना, तो सेल वाल क्या होती है, सेल वाल को हम बोलते हैं एपोप्लाज्मिक कहते हैं, ठीक है। सेल वाल किसके अंदर आ जाता है, एपोप्लाज्मिक के अंदर आता है। और प्रोटोप्लाज्मिक के अंदर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस किस में आएगा, प्रोटोप्लाज्मिक में आएगा, और सेल वॉल किस में आ जाती है, एपोप्लाज्मिक के अंदर आ जाती है, ठीक। तो सेल के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक बनेंगे, सेल के बाहर एपोप्लाज्मिक बनेंगे, इनके बनते रहने से, इनके फॉर्मेशन से जो है ग्रोथ होती है। चलिए, आई होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट इसी का पार्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हम डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या चीज़ है भाई, तो देखिए डेवलपमेंट इट इज़ द, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, इट इज़ द सम टोटल, ठीक है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ चेंजेज, इट इज़ द सम टोटल ऑफ चेंजेज दैट अकर
that occur in an organ during, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ध्यान देना, किसी भी ऑर्गन में लाइफ टाइम जो भी चेंजेस होते हैं उन सारे चेंजेस को मिलाकर हम उस क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है वही लाइफ टाइम किसी ऑर्गन में होने वाले सारे चेंजेस, ठीक है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, दैट इज डेवलपमेंट होता है वो, ठीक है। पैदा होने से लेकर मरने तक किसी ऑर्गन में जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, एंडिंग तक, वो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो बोलो क्लियर है? ठीक है। अब जरा सा कुछ और चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है। देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ठीक है, तो जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर से बढ़ता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल हो बढ़ रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर नई नई सेल्स आती जा रही हैं, ग्रोथ हो रही है, अंदर से हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के बाहर सेल बनती हैं, नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर से ही बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ इनसाइड होती है, अंदर से होती है। आ रही बात समझ में? और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाहर से बढ़ते हैं। जैसे पहाड़ देखे ना, पहाड़ टाइम के साथ कई थाउजेंड ऑफ ईयर्स में कोई भी जो माउंटेन होती हैं ऊंची 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 होती जाती हैं। क्यों होती हैं ऊंची? क्योंकि उनके बाहर से मैटर डिपॉजिट होता है, उन पहाड़ों में मिट्टी इकट्ठा होती है, छोटे स्मॉल पार्टिकल्स डिपॉजिट होते जाते हैं, तो वो बाहर से मेटल के इकट्ठे होने से बढ़ते हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनसाइड ग्रोथ करते हैं, वो अंदर से बढ़ते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, लाइफ स्पान पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शायद ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, 6th 7th वाली, शायद 6 थी, ठीक है। लाइफ स्पान क्या है बेटा? जन्म से मरने तक की कहानी है, वही तो लाइफ स्पान है। अंत क्या है? मृत्यु है, मृत्यु ही सच है, ठीक है। तो लाइफ स्पान क्या होता है? जन्म से मरने तक की कहानी है, लाइफ जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है। यही कहानी क्या होती है? लाइफ स्पान होता है, ठीक है। तो जो भी इस दुनिया में आया ना वो जाएगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं ना वो जाएंगे। देखो, मरने के फ़ायदे हैं, मरने से कोई घाटा नहीं है। देखो, हमारी धरती बचे रहेगी। एक बार खुद सोचो, जानवर नहीं मरते, इंसान नहीं मरते, तो धरती पे कितने इंसान हो जाते, कितना हो जाता, कितना आदमी भर जाते, जगह नहीं होती है ना। सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं, पानी है पीने को, खाने की जो चीज़ें हैं सब खत्म हो जाती ना। तो मरना ज़रूरी है, डरना ज़रूरी है, मरना ज़रूरी है, ठीक है। तो लाइफ स्पान, तो देखिए, every living organism has a definite lifespan, ठीक है। We can write every living organism has a definite lifespan of birth, growth, मैच्योरिटी एंड लास्ट में क्या? हाँ, डेथ। देखो, बर्थ का भी एक लाइफ स्पान होता है ना। बच्चे की बनने की कहानी 9 महीने की रहती है पूरी, है ना, दुनिया में आने तक की कहानी, तो उसका लाइफ स्पान वो है, बर्थ का लाइफ स्पान ये होता है, ठीक है। ग्रोथ, हम 20-21 साल तक ग्रोथ करते जाते हैं, तो ग्रोथ का लाइफ स्पान वो है। मैच्योरिटी भाई, है ना, जब आई तब आए, ये है। डेथ लास्ट में। तो ये सब जो है एक पीरियड के अंदर, सर्टेन पीरियड के अंदर ये सब चीज़ें चलती हैं। क्लियर है? ओके, तो फिर समझ में इसकी सब आ गया होगा। ये थी हमारी कहानी, ठीक है, लिविंग बीइंग्स की कहानी थी। ये सब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जिनसे हम लिविंग बीइंग्स को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है ना। एक प्रॉपर्टी और है, वो है मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई मूवमेंट होना। आप कहेंगे पौधे तो जहाँ पे, प्लांट्स तो जहाँ दिखते हैं हमको वहीं दिखते हैं हर जगह, उनके अंदर मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, है ना। वाटर का मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर। हम तो मूवमेंट करते हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहीं, है ना, मूवमेंट है। और नेक्स्ट था फिर होम्योस्टेसिस था। वही होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने अंदर के इन्वायरमेंट को सिमिलर बना कर रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वो सिमिलर होता है, लाइफ टाइम वो सेम रहेगा जनरली। आ रही बात समझ में? सब कुछ जो है ये
तो आई विश कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी, नोट्स आपने बनाए होंगे। ठीक है, तो अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो को फिर क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम विदा लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू एंड if the provided material is useful for you, ठीक है, then you can like, subscribe and share this video. Okay, so thanks for watching.